अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जीस्ट विद हुमा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। ही इज़ अ बेस्ट टीचर, ही इज़ अ बेस्ट लॉयर, ही इज़ अ बेस्ट मैन। तो आए आपकी मुलाकात कराती हूँ फारूक आर्तानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम फारूक अंकल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है हुमा, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला, आपने ऑफिस तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से और एनएस चैनल की तरफ से, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गुजरी फैमिली के साथ। अरे फैमिली डेज होते हैं और पहला दिन फिर दूसरे दिन तो आराम के दिन होते हैं। ये बात तो है, और सारी थकन जो होती है हमारी वो ईद में ही पूरी होती है। इनफैक्ट तो रमजान जिसका गुजरता है ना, रमजान के बाद फिर आपकी जो एनर्जी लेवल इतना कम हो जाता है कि फिर आपको एक आधे दो दिन रेस्ट करना। अच्छा ये बताएं, आपने रमजान में जो है अफ्तारी कैसी की है? मतलब रच के पकोड़े खाए आपने? नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं पकौड़े बिल्कुल खाए, बल्कि ये कि कहा जाता है कि रमजान के रोजे तो फर्ज है हमारे इंडो पाक में, सब कॉन्टिनेंट में पकौड़े भी फर्ज हैं, तो पकौड़े के बगैर तो कोई इफ्तारी होती है इफ्तारी नहीं होती, ये बात है। चलिए ये सब हटके मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कराची में पैदा हुए? जी मैं कराची में कराची में पैदा हुए। तो आपने अपनी तालीम का आगाज कहाँ से स्टार्ट किया? जी हाँ जी, देखिए हमारा एक कम्युनिटी स्कूल है, आप क्या भी है सीएमए स्कूल, कच्ची कम्युनिटी से ताल्लुक है हमारा। तो हमारा अपने कम्युनिटी का स्कूल है, रानस रोड जो होता है वहाँ पर है, और वहाँ से मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से ली। उसके बाद एक मेमन कम्युनिटी का स्कूल है तो आ गया, वहाँ से पढ़ी मैंने मैट्रिक। अच्छा पहले तो ये होता था कि प्राइमरी अलग होती थी, फिर उसके बाद सेकेंडरी के लिए अलग स्कूल्स होते थे, जैसे अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले के ज़माने में तो ये हुआ करता था कि बच्चों को बस कह दिया जाता था कि नहीं बस 5 क्लास 8 क्लास तक पढ़ना है। तो आपने तो अपनी तालीम को आगे तक कंटिन्यू की है, तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसा तो नहीं? मैं इतनी पुरानी बात तो नहीं है, हमारे ज़माने में लेकिन मैट्रिक तक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्कूल भी सेकेंडरी स्कूल था, लेकिन किसकी वजह से घर के करीब में शिफ्ट हो गया, तो उसको भी ट्रेडिशन तो था, लेकिन मसला ये था कि उस जमाने में मुझे याद है कि मैट्रिक बहुत बड़ी चीज होती थी, और मुझे याद है कि हमारे जो पुराने सीनियर होते थे बाकायदा अपने घर में फ्रेम करके मैट्रिक का सर्टिफिकेट्स लगाया, और मैट्रिक के बाद जॉब मिल जाती थी। जी हाँ, पहले तो मैट्रिक के बाद ही जॉब। मुझे याद है हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हम 8 या 9 क्लास में थे, तो ये कहते थे बेटा फर्स्ट डिवीजन ले आना तो आपको फौरन बैंक में जॉब मिल जाएगी। मतलब तो फर्स्ट डिवीजन भी आ गई थी हमारी, लेकिन वो बहुत कम होते थे। अब तो देखे ना परसेंटेज में देखता हूँ 80-90% ऐसे हो जाते हैं, उस समय 60% फर्स्ट डिवीजन होती थी। और मुझे याद है मैंने कॉमर्स से किया था और मैंने 0.5% फर्स्ट डिवीजन थी। अब तो देखा मैंने कि परसेंटेज तो मैटर नहीं करती। अच्छा ये बताएं, आपकी स्कूल की सबसे पुरानी यादें उसमें से क्या, मतलब क्या होंगी आपकी पुरानी यादें? अगर आप याद करें मेरी स्कूल का लाइफ का दौर, तो आपको सबसे बेस्ट याद क्या होगी इसमें? यादें तो ये होती है कि एक शुरू इंसान का घर के बाद जो पहला उसका इंटरेक्शन होता है स्कूल से, वहाँ पे अपनी दोस्तियाँ, नए नए लोगों से मिलना, बच्चों से मिलना, टीचर्स से बड़ा इंस्पायर होता है आदमी। तो टीचर्स यकीन याद आते हैं, क्योंकि आपको आज के और उस जमाने के टीचर्स में फर्क बहुत है। देखिए उस वक्त जो टीचर यकीन उनको सैलरी मिलती होगी, लेकिन उनका एक पर्सनल इंटरेक्शन होता था। वो जॉब तो कर रहे होते हैं, साथ साथ उनको हर बच्चे के बारे में, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी बैकग्राउंड के बारे में मालूम होता था। शायद अब वो नहीं है। पहले टीचर्स इन्वॉल्व हुआ करती थी स्टूडेंट्स में, अब सिर्फ तालीम देती है, वो भी कुछ कम हो गया। तालीम भी मदद के साथ ये है कि वो अपना फर्ज सिर्फ पूरा कर रहे हैं, बल्कि दोनों तरफ है। जब वो आप ये अक्सर टीचर से शिकवा करते हैं, शिकायत कि बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते। अब होता है कि बच्चे कहते क्या ये पैसे हमें तो पढ़ा रहे हैं, इस तरह टीचर्स भी होता है कि वो आके अपना लेक्चर करके ये देख नहीं रहे हैं कि किसी बच्चे को क्या बच्चा वो बात समझ भी रहा है नहीं रहा है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, एक एक बच्चे पे उनकी तवज्जो होती थी। और देखिए ना, पहले के बच्चों को अब तक कुछ चीज़ें याद होती है, जैसे अगर हम भी हैं
तो हमें भी अपने बचपन की कुछ स्कूल्स की पोएम्स हैं याद है, जबकि आजकल के बच्चों को तो नेक्स्ट क्लास का भी पूछो तो उनको याद नहीं रहता। ये है असल में एक्टिविटीज और कोई थी नहीं और नहीं पढ़ाई के लिए, अब बच्चों का एक्टिविटीज हो तो और गैजेट आ गया उनके हाथ में तो वो तो है। अच्छा ये बताएं, इंटर के बाद आपने जो है सरकारी डिपार्टमेंट में जो है काम करना शुरू किया, साथ साथ आपने अपनी तालीम भी जारी रखी, तो उस दौरान की एज अगर मैं देखूं तो 17-18 होगी, राइट? क्योंकि इंटर के बाद तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने जॉब किया, ये सब कैसे आपने आई मैनेज? वाज जस्ट 19 इयर्स। ओके, मैट्रिक के बाद जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी मैट्रिक के फॉर्म में, और जब जॉब मिली तो आई वाज 19 इयर्स। तो वो बिल्कुल आज तो मैं देखता हूँ 19-20 साल बल्कि ज़्यादा बच्चों को, तो उनको तो कुछ दुनिया का मालूम ही नहीं होता है। लेकिन हालात आपको वक्त बता देते हैं। अच्छा उस दौर ये था कि आजकल हम बच्चों को बड़ा प्रोटेक्टिव रखते हैं, उस वक्त यह था कि हम अपनी मर्जी से निकल जाते थे, बसों में सफर कर लेते थे, पैदल भी सफर कर लेते थे। तो उस दौर में, आज के दौर में, तो उस वक्त बच्चों का मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो 19 ईयर्स में काफी जॉब की थी। Okay, after that, you have joined this income tax department जी। as an inspector. So आपका पहला रोल वहाँ कैसे हुआ? वहाँ इंस्पेक्टर का बेसिकली 2 रोल होते थे। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि लोगों की जो टैक्स निकलता था वो चाहे आपको विजिट करना होता था उनके ऑफिसेज में, उनकी शॉप पे, उनकी फैक्ट्रीज पे, और प्लस ये कि कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती थी, आपको इंक्वायरी करनी। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस है। अब दिन भर काम किया आपने और फिर शाम की क्लासेस, क्योंकि मैंने आपके बारे में रीड किया कि आप इवनिंग क्लासेस भी लेते थे। जी बिल्कुल, मैं नेशनल कॉलेज में होता था और ऑफिस टाइम भी। अच्छा, ये इनकम टैक्स में जाने के बाद तो उस वक्त कर चुका था मैं। जब मैं पहली बार जॉब की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद मैंने नेशनल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। बस ग्रेजुएशन के फौरन बाद इनकम टैक्स में मुझे जॉब मिल गई, इंस्पेक्टर की बड़ी अच्छी जॉब थी। और उसके बाद फिर मैं शाम में लॉ कॉलेज जाता था, LLB किया। तो ये एक स्ट्रगल का पीरियड था। लाइक अपने मतलब ये बहुत मुश्किल होता है कि ज़ाहिर है वो जॉब करना, फिर इवनिंग क्लासेस देना, तो आपने मैनेज कर लिया था? हाँ, कर लिया था। अब मुश्किल लगता है, आज मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको नहीं एहसास होगा। अच्छा, शौक होता है ना। अब मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि वो कहते हैं हम थक जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार, अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार जब तुम पूरा मैच देख रहे हो तो सुबह से रात तक टीवी में मैच देख रहे होते हो, थकते हो नहीं। तो मैंने कहा असल बात है कि तुम्हें उसका शौक, जो आपका एक होता है पैशन, जब उसमें होता है आपको थकन नहीं होती। तो मुझे भी एक शौक था, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि थकन वगैरह, मैं तो एंजॉय करता था। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि LLB और LLM आपने किया, तो आपने इसी को क्यों चुना? मतलब आपने इसी फील्ड का जो है अपनाया ना, इस फील्ड को अपनाया। So what is the reason behind this? देखिए, ये आपका डेस्टिनी होता है। डेस्टिनी मतलब देखिए किस्मत होता है कि मैं बेसिकली लॉ से शौक तो था मुझे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कहूँ, पर एक हायर एजुकेशन लेनी है। तो जब मैं गया लॉ कॉलेज में, ज़्यादा शाम की क्लासेस होती थी, तो मैंने पूछा ये क्या मुझे लॉ होता है, करे तो शौक था लॉ का। अच्छा, मुझे आपके घर में या आपके फैमिली में कोई आपसे पहले नहीं था? मेरा कभी साथ कुछ तो नहीं था। ओके, तो ये एक इत्तेफाक था, हादसा कह लें उसको। लेकिन फिर ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक बना हुआ होता है कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि मुझे कभी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। ये अब लॉ कर लिया, LLB किया, LLB में फर्स्ट डिवीजन आया पूरे कराची में। 3 कॉलेजेस होते थे उस ज़माने, लॉ कॉलेज गवर्नमेंट के होते थे। उस साल तकरीबन 3000 स्टूडेंट आए थे, जिसमें 13 फर्स्ट डिवीजनर थे। तो उस वक्त LLM नया कराची में शुरू हुआ था, बाकी पाकिस्तान में पहली बार शुरू हुआ था, 1-2 साल पहले शुरू हुआ था। तो हमारी एक प्रोफेसर साहिबा थी, जब मैं गया तो उन्होंने कहा क्या हुआ तुम्हारा मेरा फर्स्ट डिवीजन? तो कहती है कि आप LLM करें। तो मैंने मुझे LLM की जरूरत नहीं, मैं तो कोई प्रैक्टिस थोड़ी करनी है मुझे। तो वो कहती है हमारी 26 सीट्स हैं LLM की, 13 फर्स्ट डिवीजन है, तो हमें तो सेकंड डिवीजन को देना पड़ेगा, तो आप जैसे लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी सीट ज़ाया होंगी। तो उनके कहने पे LLM भी किया, लेकिन उसमें फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो फिर आगे जाके मैं FIA में आया, NAB में आया, और आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मुझे जो बैकग्राउंड का काम होता है, तो ये आपका लिखा होता है कि आपको किस तरह की है, और आपका शौक भी। शौक भी। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया था कि आपने CSS twice you have passed. So this I think ये तो बहुत ही टफ होता है कि CSS पास करना और 2 बार, तो आपकी ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है ना? तो इस कामयाबी से, इस जर्नी के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये हुआ कि अगेन आपको अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं। मेरे ऑफिसर थे,
जब उन्होंने कहा अरे वेरी मैंने कहा तो सीएसएस क्यों नहीं करते था। उससे पहले तो मुझे जॉब में आने से पहले पता ही था सीएसएस हमारे कराची में तो कोई ट्रेनिंग नहीं, या जिस बिरादरी में ताल्लुक है वो तो जॉब में जाते हैं। तो एक शौक हुआ, फिर जॉब में रहते हुए उनकी बड़ी गाइडेंस भी रही, तो फिर इस तरह 2 बार सीएसएस किया। अच्छा सीएसएस में आजकल तो बड़ा कम पास होते हैं, उससे क्या था कि पास ज़्यादा होते थे, सीट्स कम होती थी। ओके। इत्तेफाक से दोनों बार ये हुआ कि पास रिटर्न पास किया, लेकिन मेरी वो कहते हैं एलोकेशन कि आपको जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा है तो फिर आपको कभी कभार जॉब नहीं मिलती। लेकिन फिर आगे जाके मुझे एफआईए में जॉब मिल गई इसी तरह, तो वो एक तैयारी थी, मुझे काम। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया एफआईए, तो एफआईए में यू वर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, बनने का जो ये आपका प्रोसेस है इट इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, राइट? सो जब आपने ये रोल संभाला तो आपने सबसे पहले क्या चैलेंज, आपके लिए क्या चैलेंज था? देखिए आपने कहा कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल। ये जब मैं ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन देता है, वो पूरे सिंध अर्बन की एक सीट थी, ये एसएम लॉ कॉलेज में, ये पूरे सिंध में एक सीट थी अर्बन की। एसएम लॉ कॉलेज में उसका टेस्ट हुआ था, रिटन टेस्ट। तो लेकिन उसको ये नहीं था कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं देख रहा था तो 400-500 कैंडिडेट बैठे होते, तो मैं देख रहा था इनमें सारा नहीं कौन होगा, अपने बारे में सोचा था। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि 12-13 उसमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, 12-13 कैंडिडेट थे। आपको कोई दिन होता है इंटरव्यू, बड़ा मैंने कहा सीएसएस क्योंकि 2 बार मैं कर चुका था, उसी दौरान सीएसएस का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तैयारी बड़ी अच्छी थी, तो कोई दिन आपका होता है, तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू हो गया, तो फिर फाइनली पता चला कि सेलेक्ट हो गया। चैलेंजेस होते हैं, देखिए एक तो ये होता है ना कि कभी सर्विस का, गवर्नमेंट सर्विस का बैकग्राउंड हमारे, जैसे आपने कहा हमारी फैमिली में कभी नहीं, तो नए आदमी के लिए पहली बार जो एंटर होते हैं आपके लिए मुश्किल होती है, और बड़ा मुश्किल है कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में होते हैं, बड़े प्रेशर भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। फिर ये कि वो बड़े कॉपरेशन बना, सीनियर्स का कॉपरेशन होता है, पुलिस का बड़ा कॉपरेशन, और स्पेशली जब पता चलता था कि इस कम्युनिटी से, तो बड़ा इंकरेज करते थे। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसके चेयरमैन थे जनरल साहब, जनरल पीरदास खान। तो मैं हैरान हुआ, मैंने जो कुछ लिखा होगा ना उसमें एक कॉलम होता है कि आपकी मदर टंग क्या है, जी मदर, तो मैंने लिखा था मेमनी, तो बड़ा वो कुछ मुझे उन्होंने सेंटेंस दिया कि इसका मेमनी में ट्रांसलेट करें। तो एक होता है कि बड़ा लोगों को अच्छा फील होता है, पता चल जाए कि आप, क्योंकि आमतौर पर हमारे लोग आते नहीं आते हैं, डरते हैं। इसमें ऐसा लगता है मुझे कि डरते बात है कि नहीं है, रुझान नहीं है इस तरफ। तो मैं चूंकि एक चला गया था, तो मुझे तो बड़ा इसमें कॉपरेशन मिला। फिर आपको एक ही होता है कि आप जब एक कोई नॉन ट्रेडिशनल जॉब में जाते हो, आपको उसको जस्टिफाई करते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, और फिर मेरा जो लॉ का बैकग्राउंड था, तो मुझे तो बड़ी कामयाबी हुई उसके। अच्छा, आपने 1999 में नैब ज्वाइन किया? जी जी, एज अ डायरेक्टर? नहीं, एज अ डायरेक्टर। मैं उस वक्त एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो जब नैब बनी, तो नैब के पास अपने कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, तो उन्होंने सबने एफआईए से रिक्वेस्ट की कि हमें अपने अच्छे जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो हमें दे दें। तो हम काफ़ी लोग 15-17-15 कुछ थे जो हम नैब में जाके काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा, नैब वालों को अच्छा लगा, तो 2006 में परमानेंटली मैं नैब में चला गया, और डायरेक्टर में हूँ। अब डायरेक्टर हुआ मैं फाइनली 2016 में, तो एज ए डायरेक्टर फिर रिटायर एज ए डायरेक्टर, लेकिन नैब में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर गया, फिर डिप्टी डायरेक्टर हुआ, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर फाइनली डायरेक्टर। अच्छा, जब आपने चुना तो आपको मतलब क्या फीलिंग थी, किस तरह की फीलिंग थी? किस चीज़ की? लाइक नैब में जाने के लिए। देखिए फीलिंग तो अच्छी है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ये कहना चाहिए कि मुल्क का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, जिसकी एक अच्छी अहमियत है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको मालूम होता है कि आप मुल्क के लिए कुछ खिदमत कर रहे हैं, तो अच्छी फीलिंग है। तो आपको कोई ऐसा केस सबसे ज़्यादा यादगार रहा हो, कोई ऐसा, मतलब कोई होता है ना लाइफ का एक ऐसा केस जो सबसे ज़्यादा यादगार है, तो है ऐसा कोई केस? बहुत सारे केसेस हैं, और सारे कुछ होती ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम सब डिस्कस नहीं कर सकते। एक चीज़ मुझे ज़रूर, नैब का एक बड़ा अच्छा काम था कि लोगों के पब्लिक एट लार्ज, जिसमें लोग होते हैं जिनके साथ चीटिंग हो गई है, जी, तो उनकी बड़ी मदद करता है। तो मैंने बहुत सारे केसेस, एक केस तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई 30-35 साल पहले किसी बिल्डर ने या डेवलपर ने कुछ प्लॉट्स बेचे थे, और फिर सोसाइटी हुई थी, हाउसिंग सोसाइटी, और फिर लोगों को नहीं दिए। तो मुझे नैब ने बड़ा अच्छा काम किया इसके अंदर, तो वैसे इन्वेस्टिगेट करके फिर उनसे भी होता था कि फाइनली वो ये होता था नैब की पॉलिसी के भाई पैसे नहीं, आप प्लॉट के बदले प्लॉट देंगे, क्योंकि अगर आज से 30 साल पहले प्लॉट फर्स्ट 10,000 के लिए, तो आज हो सकता है उसकी वैल्यू 40-50 लाख भी हो गई हो। तो एक केस तो मुझे याद है अच्छी तरह से
कि उसमें फिर युवा के बाकायदा एक सेरेमनी की जाती थी जिसमें वो बिल्डर से वो अलॉटमेंट लेटर दिए जाते थे। तो उसमें 30-35 साल में युवा के बेचारे जिन लोगों ने बुक कराया था कि हमें कभी अपनी जिंदगी घर मिल जाएगा, बहुत सारे मर गए थे। तो 2 लड़कियां हैं, ज़रा उनकी अपनी भी शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, जब बाबू ने बुक कराया होगा, छोटी बच्चियां होंगी। तो उनके चेहरे के जो तासुरात मैं बोल नहीं सकता, जो खुशी का उनका लग था कि आप देखें 30-35 साल बाद अगर आपको एक प्लॉट मिल जाए, तो वो मैं नहीं भूल पाया हूँ। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उनके जो चेहरे के तासुरात और शायद उनकी खुशी के आंसू भी थे, तो ये अच्छे काम में हमारे थ्रू हुए। अच्छा, मैंने आपके बारे में ये पढ़ा था कि 2018 में नैप ने आपको बेस्ट ऑफिसर करार दिया है। जी जी बिल्कुल। एंड ये रिकग्निशन आपके लिए बहुत मायने रखती है। जी। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ हाँ, ये देखिए हर साल नैप को होता है कि वो अपने बेस्ट ऑफिसर्स को अवार्ड देते हैं। एक होता है एंटी करप्शन डे, 9 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 9 दिसंबर हर साल। तो नैप इसमें सेरेमनी करते हैं और पूरे पाकिस्तान से वो अपनी नॉमिनेशन देते हैं, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो 2018 में आई वाज नॉमिनेटेड एज बेस्ट ऑफिसर फॉर नैप ऑपरेशन डिवीजन, और ये होती है हर साल प्रेसिडेंट हाउस में होती है। प्रेसिडेंट हाउस में थी और वहाँ पे अवार्ड दिया गया और प्रेसिडेंट थे उस वक्त ममनून हुसैन साहब थे, और हमारे थे चेयरमैन जस्टिस जावेद साहब। तो बड़ा अच्छी एक सेरेमनी होती है, उसके अंदर प्रेसिडेंट हाउस को बुलाया जाता है। तो ये वाकई एक यादगार होता है और आपको ये होता है कि इतने सालों आपने जो मेहनत की और डेडिकेशन काम किया, तो यकीनन उसका एक रिकग्निशन होती है। और मुझे बताएं कि सखर और इस्लामाबाद भी जी, आप जी। गए हैं, वहाँ पर आपने 6 साल का पीरियड बिल्कुल। आपने किया, तो इस दौरान आपकी जो ड्यूटी का तजुर्बा होगा तो वो कैसा था? मतलब ये आपने कभी कंपैरिजन किए लाइक फ्रॉम कराची, सखर एंड इस्लामाबाद, तो इस तरह आपके क्या तजुर्बा मिला आपको इससे, है ना? देखिए 2 चीजें, एक तो बात होगी जॉब के हवाले से। जॉब में ये था कि सखर में तो वही था जो इन्वेस्टिगेशन थे। इस्लामाबाद में जो मेरी ड्यूटीज थी वो पूरे पाकिस्तान के केसेस, मेरे पास 2-3 बल्कि ऐसे थे हमारे नैब के 7 थे ऑफिस में पूरे पाकिस्तान में, और वो हेडक्वार्टर में मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पर हेडक्वार्टर में होता है कि वो उनके केसेस आते हैं, तो आपको वहाँ हेडक्वार्टर में बैठ के उनके केसेस देखने होते हैं। तो एक मुख्तलिफ एंगल से कि उनको आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये जो केसेस बन के आए हैं क्या इस काबिल है कि इसको आगे जाके कोर्ट में भेजा जाए, तो उनको एडवाइस करना, तो एक अच्छा तजुर्बा था। ये तो हो गया। उस दौरान मुझे एक बड़ा अच्छा एक मौका मिला, तो उस वक्त चेयरमैन साहब थे, उनकी मौजूदगी में हमने एक फॉरेन विजिट भी मैंने की, उन्होंने नॉमिनेट किया, तो मैं इथियोपिया गया था उसी दौरान में। इथियोपिया में मुझे वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी UNODC की, फिर उनके साथ चेयरमैन साहब के साथ उनका डेलीगेशन हेड कर रहे थे। हम चाइना गए थे, चाइना में एक ऑफिशियल विजिट था जिसमें हमने चाइना और पाकिस्तान में MOU साइन किया था एंटी करप्शन के कॉपरेशन के नाम। तो एक अच्छा वहाँ आपको एक्सपोजर अच्छा हो जाता है आपको पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि आप जब ये फिर लर्निंग के लिए Learning। एक न्यू चीज़ देखिए आप जब होते ना आपके जैसे कराची में मेरी पोस्टिंग तो कराची के हद तक था, वहाँ बैठ के आपको पूरे पाकिस्तान का एक्सपोजर होता है। और फिर न्यू सिटी में जाके और फिर दूसरी चीजें सीखना भी एक नया एक्सपीरियंस। और ये तो हो गया ना कि ये तो होगा तजुर्बा काम क्या हुआ है। हाँ। फिर एक होता है कि वहाँ देखिए आपको पता चलता है कि ज़ाहिर फैमिली कराची में थी, बच्चों की एजुकेशन चल रही थी, फिर वहाँ पे होता है कि अकेले रह के आप किस तरह मैनेज करते हैं, फिर वक्त को ऐसे कर रहे होते, ये अकेले तजुर्बा रहा। आप हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, आप यूनिवर्सिटी एजेंसीज को लेक्चर भी देते हैं, ठीक है? जब आप फाइनेंशियल क्राइम पर बात करते हैं तो सबसे पहले पैगाम आप क्या देते हैं, क्या होता है आपका पैगाम? देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरा एक शो था 2004 से करीब 21 साल हो गए मैं लेक्चर देता हूँ। देखिए फाइनेंशियल क्राइम की बेसिकली मेरे लेक्चर होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल क्राइम। तो देखिए जब आप किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो आपको पता होना चाहिए क्राइम कैसे किया जाता है। पहले आपको क्राइम की बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। देखिए असल बात ये कि इसको प्रूव कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल है। देखिए ये होते हैं व्हाइट कलर क्राइम, इसको कहते हैं फाइनेंशियल क्राइम होते हैं व्हाइट कलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम हाँ, व्हाइट कलर क्राइम, क्योंकि व्हाइट कलर क्यों कहते हैं? व्हाइट कलर इसलिए कहते हैं कि ये जो क्राइम करते हैं ये आम लोग नहीं होते, ये होते हैं ब्लू कलर क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम वाले करते हैं। व्हाइट कलर वो होते हैं जो
जिनको कहते हैं सफेद 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 पोश, पोश। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, Okay, प्रोफेशनल, okay. ये वो लोग कर रहे हैं। ओके। अच्छा, इसलिए ये क्राइम्स को डिटेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है, इन्वेस्टिगेट करना बड़ा मुश्किल काम है, और कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल काम है। तो लेक्चर मेरे होते हैं, उसमें ये होता है कि पहली बात है डिटेक्शन कैसे करें, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, और सबसे बड़े अहम बात है कि कोर्ट में प्रूव किस तरह करना। केस बनाना इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन उनको कौन सा एविडेंस ऐसा हो जो कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा, उस एविडेंस को कोर्ट के सामने रखे कोर्ट को कन्विंस करना है ये क्राइम हुआ है। तो मेरा लेक्चर जो भी होते हैं ये ट्रेनिंग लेक्चर उसी पे फोकस किए जाते हैं। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि फोकस होता है क्राइम्स के ऊपर, ये तो आप मुझे ये बताएं कि आपके तजुर्बे में फाइनेंशियल क्राइम का अंदाजा और तरीका ज़माने के साथ साथ कैसे बदलता है? बिल्कुल बदल रहा है। जैसे अब तो बड़ा मुश्किल हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जी जी, ये नए नए तरीके आ रहे हैं। मेरा एक स्पेशलाइजेशन बैंकिंग का है। अब बैंकिंग हम के ज़माने में, हम एफआई में मेरी पोस्टिंग थी, हम बैंकिंग बड़े आसान तरीके थे, चेक लिया, चेक को गड़बड़ कर दी। अब तो आप देख लें कि ये डिजिटलाइजेशन के बाद, डिजिटल बैंकिंग के बाद जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, और जिस तरह ये तो बड़े मुश्किल हो रहे हैं, तो ये वक्त के साथ साथ, लेकिन इसके लिए कि आपको भी इन्वेस्टिगेटर को एक कदम आगे होंगे, क्योंकि आपको हमेशा उससे आगे होना, क्योंकि लोग नए नए तरीके ईजाद करते रहेंगे। फिर आपको इसी मुताबिक आपकी नॉलेज होनी चाहिए अपडेट। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया था कि आप इस्लामाबाद गए थे शादी के बाद और ये सब बच्चे के बाद, तो शादी के बाद बच्चों के साथ इतनी तालीम और करियर को इस तरह आगे लेके जाना, ये सब आपने बैलेंस कर लिया था? कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो लाइफ पार्टनर डिपेंड मैं करता ये है। पूछना चाह रही हूँ कि उनकी बिल्कुल, सपोर्ट थी मैं बहुत आपको? सपोर्ट। लेकिन बात ये है कि जब मेरी शादी हुई, आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ एलिमेंट्री, बल्कि जब मैं सीएसएस कर रहा था तो मेरे कहा था टू किड्स दो किड, जब एलिमेंट था एक बेटा था मेरा, और जब मैं सीएसएस वगैरह रखे तो वहाँ 92 बेटे थे माशाल्लाह। तो सेक्रीफाई करना पड़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी फैमिली सपोर्ट जरूर करना था। मेरी मदर का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, बड़ी दुआएं उनकी। तो मैनेज कैसे करते हैं, आपने सवाल किया, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैनेज जिस तरह करते थे कि सुबह फजर की नमाज के लिए उठे, कुछ स्टडी कर ली, ऑफिस गए, फिर घर नहीं आता था मैं। ये लियाकत नेशनल लाइब्रेरी स्टडी रोड पर, वहाँ मैं चले जाया करता था शाम में, और लेट नाइट तक मैं पढ़ा करता था। तो मुश्किल होती है, लेकिन आपको करनी पड़ती है। जब करना है तो मैं अक्सर ही होता है, मैं बच्चों से बात होती है जब, तो अक्सर ये शादी हो गई, शादी, मैं ये कहना चाहूँगा, शादी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बट इट्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अगर तो आपको यहाँ से शुरू है, आपको आगे जाना है, तो ये तो बात है कि इल्म तो ये चीज़ है कि जिस दिन आपने सोच लिया, आज भी हम बहुत सारी बातें सीख रहे होते हैं लोग, जिस दिन आपने सीख लिया, मुझे जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, मैं खाली रह गया, तो आपको तो आखिर तक कोशिश करनी। आजकल फिर जैसा आपने बताया कि लाइब्रेरीज जाके पढ़ते थे, हम भी अपने वक्त में लाइब्रेरीज पढ़ते थे, आजकल क्यों बच्चों में ये चीज शौक खत्म हो रहा है? बच्चों में बच्चों में नहीं, ओवरऑल अब देखा अखबार एक जमाना था, मैं भी शामिल उसमें, कि डॉन अखबार कैसी एक जो कि सीएसएस की न्यूज़ हुई, डॉन अखबार पढ़ते हैं, तो ऐसी एडिक्शन हो गई थी उसकी कि मुझे याद है जब मैं एफआई में सिलेक्ट हुआ, एफआई एकेडमी इस्लामाबाद में ट्रेनिंग के लिए गए, तो वहाँ कराची के आमतौर पर डॉन अखबार नहीं पढ़ा जाता, द न्यूज़ ज़्यादा पढ़ा जाता था, तो डॉन अखबार नहीं बिकता था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कोई ऑफर तो ढूंढा, उसे बड़ी रिक्वेस्ट की, तो वो एक मुझे डॉन अखबार मंगवा के देते थे, तो उसके बाद आपको नींद नहीं आती थी ना। तो ये ओवरऑल हमारा ये कलमिया है कि किताबों अखबारों से हम दूर हो गए, तो बच्चों को चूँकि आप पढ़ने का नहीं, वो हर चीज़ उनको मिल जाती है, तो ये ओवरऑल हर कोई दुनिया में, आप देखिए दुनिया में, आप देखें बहुत सारे अखबार बंद हो गए। मैं खुद अब पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार नहीं ले रहा हूँ आजकल, मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जो यंगस्टर है सिविल सर्विस या लॉ इन्फोर्समेंट में आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये अच्छी फील्ड, मैं तो कहूँगा ना कि ये एक अच्छी फील्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको नौकरी समझ के ना, इसको एक सर्विस समझिए, नेशनल सर्विस समझिए, ठीक है, जॉब है, आपको उसकी सैलरी मिलती है, आपको और भी पर्क्स मिलते हैं, लेकिन आपके एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि आप लोगों का काम आ रहे हैं। जब आप लोगों के काम आते हैं, लोग नहीं बोलते। मुझे अभी आज ही बाद में सिटी कोर्ट में था, किसी केस में गया, तो एक साहब आए मुझे मिले और बड़ा याद कर रहे थे, आपने इतना अच्छा काम किया, और मैं उनको नहीं पहचानता था, मैंने किसी मुझे कौन है, फलाम साहब है। तो लोग जिनकी आप काम कर रहे हो वो यकीनन दुआएं आपको मिल रही होती है, क्योंकि वो मसले, इनके बड़े मसले होते हैं जो आप भी हेल्प करते हैं। तो ये आप अगर करें, सिविल सर्विस में आना चाहिए, आपके थ्रू अल्लाह ताला आपसे बहुत सारे काम लेंगे, और लेकिन आप मुल्क को कॉम्प्लीट खिदमत भी करेंगे, इस जज्बे के साथ होंगे तो आपके लिए बहुत आसान है।
सर ये बताएं कि सीएमए भीमपुरा से लेकर हाई कोर्ट तक के सफर में सफर जो है आपकी जिंदगी का, तो इसमें आपने क्या सीखा? वेरी मतलब इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ को बांध ली। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊँ कि एक चीज होगी, आपका कोई एक एम सेट कर लो, जी, और एक ध्यान में रखना चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसका इज द लिमिट। हम सेटिस्फाइड होते हैं कि अगर पहली जॉब मिल गई, मैं सोचता हूँ कभी कभार कि यार पहली मुझे जॉब मिल गई इंटर के बाद, उसके बाद तो मुझे सब कुछ, इस छोटी सी उम्र में अगर आपको जॉब मिल जाए तो फिर क्या, उसके बाद तो मजे आएंगे, जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स में आ गया, तो इंस्पेक्टर उस जमाने में बड़ी पोस्ट होती थी, 21 साल की उम्र थी मेरी, तो उसमें तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपको ये होता है कि नहीं, आप आगे की सोच रहे हो। तो जैसे जैसे ना आप जिंदगी को आप एक होता है ना स्टेज वाइज गुजरना चाहिए, कि आपने गोल सेट कर दिए, आप एक जगह पहुंच गए, फिर आपको लगता नहीं यहाँ नहीं, मुझे और आगे जाना। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर जिस दिन आपने अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो गए तो फिर आगे नहीं जा सकते। तो अपनी गोल, और फिर अल्लाह ताला, आप जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला जाता है। ये सोचना पहले सरेंडर, अक्सर मैं सीएसओ की बात करता हूँ, अक्सर वो हमारे कराची के लड़के लड़कियाँ, सर ऐसा कहाँ, ये तो नहीं आ सकते। अरे कैसे भाई, वो फिर होता है ये बात कि जी बहुत कम होती है सीटें, तो मैं यही साथ तो भाई एक सीट पे भी आ जाते हैं, कोई तो आएगा ना। मैं जब DFI के लिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो मैंने अपने कलीग ने कहा यार एक ही तो जॉब है, एक जॉब पे कोई तो आएगा, कोई तो है। तो आप ये सोचे कि आप Why हो not सकते me? हैं। हाँ? हाँ, why not me? ये तो ये हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आप जी। कोई ना कोई आप स्ट्रगल करते रहे, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको। Because you struggle, you get a success. बिल्कुल। तो सर ये बता दें कि how you define success? It's a success. तो success की क्या definition होनी चाहिए? एक बच्चों के लिए हाँ, और हाँ। यंगस्टर के लिए एक सक्सेस की डेफिनेशन है, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं हाँ, जैसे आपने बताया कि हमने ये कर लिया, बस हमें मिल गई जॉब, हम आगे हमारी लाइफ सही हो गई। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं 25-30 साल तक एक ही जॉब पे है टिके हुए, तो वो कहते हैं सक्सेस, बट आई थिंक दिस इज नॉट द सक्सेस। सक्सेस वर्ड की खास डेफिनेशन होनी चाहिए। तो आप देखिए, सक्सेस अगर आप मॉनेटरी टर्म से देखें तो कुछ लोगों की नजर में सक्सेस है कि पैसा कमा लें, ऐसा कमाना। कुछ के जहन में है कि हम बड़ा घर बना लें, कुछ के जहन में है कि मैं दुनिया घूम लूं। या ठीक है, सक्सेस मैं समझता हूँ सक्सेस है कि जब आपकी इनर सेटिस्फेक्शन हो जाए, कि जो गोल आपने अपने लिए रखे थे उसको हासिल कर लें, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चीज पे सेटिस्फाई हो कि जी कि मुझे जॉब मिल गई। और ऐसे देखने होते मैंने कि जिस जॉब में पहली दिन गए वो रिटायर वहां से हुए, तो होना ये चाहिए कि आप, जो मैंने पहले भी कहा, कि आप एक स्टेज पे पहुंच गए ना, फिर अगले की तैयारी करें। और जब तक आपकी, और मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान दुनिया में उसको सक्सेस तो हासिल करते रहना चाहिए। बात है कि अगर आप कोई शख्स से समझते हैं कि मैंने ये चीज अचीव करी, सक्सेस है, तो लगता है वो नाकामी ये मैं जहाँ तक मेरी बड़ी कहा करते थे, समंदर की तरह होता है, ठीक है, एज डीप यू गो आपको चीजें मिलती ही जाएंगी, ठीक है। तो सक्सेस भी मेरे ख्याल से ऐसी ही की है कि आप वंस यू ओपन, आपके लिए राहें खुल जाती है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम उस सक्सेस को किस वे से। अब देखिए, इस पे एक चीज है, आप किसी को अपना रोल मॉडल, आप गए, अच्छा होता ही ना कि आपके रोल मॉडल कहाँ से शुरू होते हैं, मेरा इंसान का रोल मॉडल का बाप होता है, बच्चे बच्ची जो भी वो कोशिश करते हैं अपने बाप की तरह बन जाए, लेकिन जब वो बाप की तरह बन जाता है तो उसके बाद एक किसी और को देख रहा होता है और ऊपर देख रहा होता है। जैसा कि जब मैं अगर मेरी जॉब की होगी तो मेरे जो ऑफिसर होंगे इन जैसा बन गया, लेकिन जब उन जैसा बन गया तो मुझे ये नहीं होना मैं इन जैसा बन गया तो मैं, मुझे और देखना चाहिए, तो और ना ये नामुमकिन नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं यार इस जैसा तो नहीं बन सकता, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो भी मैं अक्सर कहता हूँ कि वो भी तो इसी दुनिया के इंसान है ना, कोई आसमान से तो नहीं उतर के आता है। हम जैसे इंसान है जो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये जहन में जिस रखते ना कि फला शख्स ने ये अचीव कर लिया तो वो भी मेरे जैसा इंसान है। और ये बहुत एक प्रॉब्लम है कि अक्सर हम बोले इसके हमें बहाने ढूंढ होते हैं कि जी वो तो देखे ना फला वो तो अमेरिका से पढ़ के आया है, फला उधर से पढ़ के आया है, इसके तो माँ बाप के ऊपर इतनी कुछ वसाइल थे। ऐसा नहीं है, इंसान के सबसे बड़े वसाइल खोल, और अगर कमी है मैं आपको बताऊँ, अगर तो आपकी जो है पेरेंट्स के पास या आपकी वसाइल कम है, अल्लाह ताला कंपलसेट करते हैं उसमें, आपको कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं जिससे आप दूसरों का मुकाबला करते हैं। मैं आपको अपनी बताऊँ
कि अल्लाह ने मेरे साथ एक चीज़ की कि मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी। मैं एक बार किसी चीज़ को पढ़ लूँ, मैं एग्जाम के वक्त नहीं पढ़ता था, बल्कि मेरे घर वाले कहा तू पढ़ लिए, मैं बुक को एक बार पढ़ लूँ मुझे याद रहता था। तो मुझे इससे अंदाजा हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ दी कि शायद वसाइल अगर इतने नहीं होते तो आपको दूसरी चीज़ों में, लेकिन आप जैसा अपने हैरान हो रही थी कि सुबह ऑफिस जाना, तैयारी करना, तो वो कई कई घंटे नहीं पढ़ता था, मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता था, तो जहन में रहता था। मुझे आज तक अपने इंटरव्यू के इतने साल हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे आज तक क्वेश्चन याद है कि क्या थे, मुझे पेपर के क्वेश्चन कीजिए, ये आपको अल्लाह ताला कोई चीज़ दे देते हैं जिसकी वजह से आप अपने को बैलेंस आपको हो जाती है। अच्छा, ये बताएं, आप जैसे आप लॉयर हैं और एडवोकेट हैं, आपने इतने अपने करियर का आगाज सारा तकरीबन लॉ के हिसाब से ही किया, तो आपके बच्चों में किसी में इस चीज़ का आया है? नहीं, एक बच्चों को ये लॉ का शौक नहीं है, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी, और मेरी ये होता है कि बच्चों को उनकी मर्जी के, तो मैंने कभी बच्चों पे इम्पोज नहीं किया, अपनी मर्जी से करें। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट जो अपनी मर्जी बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं ना, तो मसलन तो बच्चे नहीं कर पाते। तो बेहतर ये कि, लेकिन ये कि अभी तक तो किसी एक बड़ा पढ़ रहा है, हो सकता है अभी वो कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, हो सकता है अभी उसके जहन में आ जाए, लेकिन सो फार किसी बच्चे ने। ओके, अच्छा ये बताएं, समटाइम्स फ्रॉम योर वर्क, फैमिली एंड सराउंडिंग्स we get stress and anxiety, ना? So how do you handle such hustles? देखिए, एंजाइटी होती है बिल्कुल, Right. और आपको एक बात हो, अक्सर लोग स्ट्रेस और एंजाइटी को नेगेटिव लेते हैं। But it is a negative. नहीं, नेगेटिव, स्ट्रेस पॉजिटिव होता है। Stress मैं is positive. मैं Okay. लोग स्ट्रेस का लफ्ज आता है ना, स्ट्रेस और एंजाइटी, Yeah. एकदम की बीमार है, ये गलत है, माँ बाप पेरेंट्स भी। देखिए, मुझे बताएं कि अगर एक बच्चे के पेपर हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, Yeah. और वो बच्चे को एंजाइटी नहीं होती, तो इज इट नॉर्मल बिहेवियर? आपको बेटर समझ करना जी. है, ये बेटी है, अगर एग्जाम से एक दो दिन पहले बड़े मजे से वो घूम रही है, Mostly they do उसको this. टेंशन नहीं है, हाँ, तो आप उसको नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि कहेंगे तुम्हें फिक्र ही नहीं है। तो एंजाइटी पॉजिटिव होती है, स्ट्रेस भी पॉजिटिव होती है। स्ट्रेस जब पॉजिटिव किस तरह होता है कि पहले इंसान कहता है कि उस स्ट्रेस की वजह से कोशिश करता है कि मैं जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ये होती है पॉजिटिव। स्ट्रेस एंजाइटी उस वक्त नेगेटिव हो जाती है जब वो आपके बस से बाहर हो जाए, आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवाल कर लें। अब अगेन उसी की मिसाल पेपर की, कि अगर एक बच्चे को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पेपर से पहले परेशान है, रात नींद नहीं आ रही है, पढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव है कि मेहनत करिए। जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद अगर वो एंजाइटी इतनी है कि वो काम नहीं कर पा रहा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, भूल जाते हैं अक्सर, तो भूल जाते हैं पेपर सब, तो वो नेगेटिव हो जाता है। अदरवाइज स्ट्रेस और एंजाइटी पॉजिटिव भी होनी चाहिए। अच्छा ये बताया, इससे हटकर चलिए, ये तो आपके करियर और सबका है, आपकी थोड़ी सी अपने बारे में पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्रिएटिव आउटलेट सच एज लाइक पेंटिंग, राइटिंग, रीडिंग, इस तरह की कोई आपकी? रीडिंग की बताऊंगा, बाकी और चीजों में बड़ा खुश हूँ ना, मुझे कोई घूमने फिरने के दोस्त है ना, मेरी कोई दोस्ती है। तो आपके स्पेयर टाइम में आप ऐसी मैं चीज बताऊँ, नहीं करते? दोस्तियां मेरी हैं, 3-4 दोस्त हैं जो उस जमाने के, जब मैं स्ट्रगल के पीरियड में था, आज तक मुझसे दोस्तियां हैं, दोस्तियां मेरी नहीं होती रहा। हाँ, शौक पढ़ने का, ये पढ़ने का शौक ही था जिसने, बल्कि मैं आपको रीडिंग करते हैं आप अपने स्पेयर टाइम में? स्पेयर टाइम में आदत है, कोई भी कुछ पढ़ता, कोई स्पेसिफिक नहीं कि ये चीज पढ़नी है। मुझे अभी तक आपने पुराने मेरे स्कूल की याद दिलाई, सेम स्कूल हम बस में सफर करते थे एक तरह से। मुझे अभी तक है कि अपने जो कोर्स की किताब मैं पहले पढ़ चुका था, यानी आई और मैं 1 आध महीने पढ़ चुका था। अभी आपकी बात से सारे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो वो बस में सारे वो बहुत सारे क्लास के बच्चे होते थे, तो मैं अगली क्लास में होती तो उनकी बुक से तो पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ने का शौक है, और ये देखिए कोई भी मेरे सामने बुक आ जाए और पढ़ना शुरू करूँगा। हाँ, खास मुझे एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री, और हिस्ट्री का मुझे बड़ा शौक है, दुनिया वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, इस चीज़ों का शौक है पढ़ने। तो लाइक फैमिली है, अगर कभी पिकनिक पे जा रही है तो आप उनके साथ एंटरटेन करते हैं, या आप कहते हैं नहीं ऑल गो, मैं घर में बैठा हूँ? तो फिर घर में नाराजगी नहीं होती बच्चों की? नाराजगी नहीं, समझते हैं, आउटिंग करते हैं, अभी जैसा फैमिली डिनर वगैरह रहती है ईद पे, लेकिन ये इतना नहीं होता। अक्सर होता है शौकीन नहीं है। हाँ, शौक मैं अक्सर कहता हूँ यार तुम लोग हो गया, ठीक है ना, तो इतना मुझे वो नहीं है, शौक नहीं है कि घूमने का।
नहीं इतना ज़्यादा। अच्छा ये बताएं कि देखिए लाइफ में तो ऐसा होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं हो जाती है अक्सर, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं उनको चेंज करना बट यू हैवंट हैड एज येट, सो क्या ऐसी चीज़ है लाइक यू वांट टू चेंज बट यू कांट, मतलब यू कांट नहीं कहूँगी मैं, यू हैवंट हैड अ चांस टू चेंज दैट थिंग, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं आ रही कि कोई मैं चाहूँ कि या फलां मतलब चीज़ कोई आप ऐसे कोई कोई काम का या कोई ऐसा लॉ लाना चाह रहे हैं, कोई आपकी विश होती है ना काश ऐसा होता तो ये सारी चीजें ऐसे सॉल्व आउट हो जाएगी, ऐसी चीज हो हाँ। जाएगी बट यू डिडंट गेट अ चांस टू नहीं इसका बताऊँ तो मुझे एक सिर्फ ये था कि चूंकि मैं थोड़ा सोशल वर्क मेरी और जो आपने हॉबी की बात की तो एक हॉबी होती है कि लोगों के काम आना सोशल, और मैं समझता हूँ कि दुआएं बड़ी मिलती हैं, अल्लाह ताला ने दी कामयाबी दी इसकी एक वजह ये है। उसमें मेरा एक ये था कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हों जिसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मेरे इसमें ज़हन में प्लान था और मैं समझता हूँ मुझे करना चाहिए था, शायद वक्त नहीं दे पा रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए उन बच्चियों के लिए काम किया जाए जिनको हालात की वजह से मौका नहीं मिला कि वो अपनी एजुकेशन अच्छी हो, इसके लिए कुछ काम भी किया मैंने और मज़ीद करना है। तो मुझे करना चाहिए था, ये एक तरह के समझे आप पे कर्ज होता है कि अल्लाह ताला ने जब आपको इतना आपको नवाजा, तो ये फिर हम सबका फर्ज है कि उन लोगों के लिए जिनको ये मौके नहीं मिले उनके लिए दिन काम तो करेंगे बहुत अच्छी बात है और करना। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस चीज में वो सक्सेस कमी की जो बात है ना, कमी होती है जब मेरे फादर की डेथ हुई था आई वाज जस्ट 8 इयर्स ओल्ड। वो 8 years old यस आई वाज और 10 इयर्स ओल्ड। फिर आपने अपनी स्टडीज यानी खुद से की है, एक होता है ना कि फादर होते हैं जैसे बच्चों की स्कूल पे करना, फीस पे करना और ऑल दैट एक्सपेंस, बच्चों का एक्सपेंस, तो मतलब 8 years इज अ क्वाइट बिल्कुल अर्ली बहुत एज, ही और हमारी वालदा का बात में था दैट मींस यू गॉट अ वेरी टफ टफ टाइम। टाइम होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मैंने कहा ना अल्लाह ताला जो काम रिजल्ट कर देते हैं आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज आ जाती हैं कि उसको आप कॉप कर लेते हो, तो वैसे आपने कहा कमी से भी होता है कि इस जगह पहुंच के कि काश वालिद साहब होते ये सारी अचीवमेंट दे देते। तो वालिदा ने बड़ा बहुत ही उनकी दुआएं थी, बड़ा स्ट्रगल किया था। तो वालिदा की डेथ हुई 2003 में, तो अभी होता है कि काश वो होती, वैसे तो उनकी बहुत ही उन्होंने दुआएं की हमेशा और उनकी वजह से आज जो कुछ है, लेकिन आज भी ऐसा होता है, आज भी कोई अच्छी अचीवमेंट हो जाए तो होता है कि जाकर अम्मी को बताना है, लेकिन नहीं है, ये तो दुनिया का एक सिस्टम है। तो कमी ये लेकिन ऐसी होती है कि पूरी दुनिया, और ये है कि बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो माँ बाप को बिल्कुल कोई एक सक्सेस हो या कोई भी एक खुशी हो उसमें अपने पेरेंट्स को नहीं जरूर याद अब रखता है। ये बताओ तो कि ये जो आपके जहन में होती है, आपकी एक हसासियत होती है, ये बड़े अच्छे तक होता था जब बच्चे, जैसे मिसाल के तौर पर ईद का दिन है, खास तौर पर बड़ा मुश्किल होता है कि के बच्चे अपने बाप के साथ नमाज के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको फील हो रहा था कि ये चीज़ आपने मिस की। फिर ये बात होती है कि स्ट्रगल का पीरियड था, तो जो खेलने कूदने की उम्र थी वो आपको नहीं मिल रही थी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि आपके 8 years थे जब आपके फादर की डेथ थी, तो उसके बाद तो समझे कि आप सबसे बड़े थे? नहीं मेरे बड़े भाई, बड़े भाई, उन्होंने उनके साथ होते थे, वरना तो बड़े होते तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना। मैंने आपको ना 19 साल की उम्र में अगर आप जॉब करते हैं तो 19 साल की उम्र तो कुछ नहीं होती, और यही था मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे शेयर करता हूँ सबके लिए कि उस वक्त ही आपको एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ करना है। मैं साइंस में बड़ा अच्छा होता था, मैथ में बड़ा अच्छा होता था, आपको बताया आजकल तो आपको कॉमर्स में बढ़ जाते हैं, सीए कर रहे हैं, बना कर रहे हैं। उस जमाने में दो ही चीज़ें होती थी जो स्टूडेंट टॉप करते थे, या मेडिकल कर लें या इंजीनियरिंग कर लें। बच्चे से पूछते थे क्या करोगे, डॉक्टर बनूंगा, तो आपको उस वक्त सेट करनी होती लाइफ को। तो मेरे बड़े अच्छे मार्क्स होते थे, आपको होता है 8 से जब 9 में जाते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप उस दो सेक्शन होते थे, साइंस और कॉमर्स। तो मेरे बड़े अच्छे होते थे, मैं तो हमेशा 100 आउट ऑफ 100 होते थे। तो ये हमारी दो मुझे याद है क्लासेस होती है, ये होती थी जैसे साइंस होती थी कॉमर्स, तो फिर ऐलान हुआ कि ये फला चले जाए, ये में चले, मैं बी में जाके पढ़ी जो कॉमर्स की थी। तो हमारी टीचर मौजूमा नाम दिया, मौजूमा काशी बड़ी लाइक करती थी। वो मुझे देखिए नाराज हो गई, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो साइंस लेना चाहिए था, मुझे तो आगे जॉब करनी है। तो आप देखिए 8 क्लास का एक बच्चा अगर ये सोचे, 8 क्लास की एज कितनी, 14 साल, 16 ईयर में मैट्रिक कर लिया, तो फिर आपको 14 साल के बच्चे को ज़हन में होता है कि मुझे मैट्रिक करके आगे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। तो ये
है, और अल्लाह ताला आपको तेरे ज़हन में डालते नहीं है। तो ये देखिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको कमी महसूस होती है, होता था कि यार एजुकेशन वगैरह, लेकिन फिर आपको ये होता है कि उस वक्त अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आपको कोई रास्ता नहीं है, और अल्लाह ताला कर देते हैं। कर देते हैं। और इसके साथ-साथ आपको आपकी अम्मी के साथ आपकी फैमिली सपोर्ट भी बहुत थी, ज़्यादा, बहुत तो इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको जो है इस नहीं, वालदा की तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, दुआएँ वालदा की, मैं नहीं कहूँगा कि जो कुछ अचीवमेंट हुई, जी। वालदा की दुआ हो ना, तो इसका भी नहीं होता। क्या आपने क्या कर लेंगे 2-3 घंटे अगर पढ़ के आपको तो 10-10, 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, मैं तो बस दिल से दुआ करती हूँ कि आपके जो भी मिशंस हैं, लाइक एम्बिशंस हैं, कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे, और आपने इतनी अच्छी सोच रखी है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, कि हमें उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए जो इस प्रोसेस पे नहीं आ सकते हैं, ना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम बिल्कुल आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल, एंड थैंक यू ऑनर सो मच। और मैं एक छोटी सी बात कि आप एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर को अकॉर्डिंग दिस लॉ के भी हिसाब से, और अपनी लाइफ को किस तरह उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहिए, जैसे आपने अभी अपनी लाइफ के बारे में बताया। सो एक छोटा सा मोटिवेशनल जी, बिल्कुल, मैं यंगस्टर्स के बारे में और ख़ास तौर पे जो लड़कियों के एजुकेशन के लिए तो हमेशा मेरा राय है कि वो अब जो ख़ास तौर वैसे तो हमेशा रहा, आज जो दौर है इसमें लड़कियों की एजुकेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे मुल्क में आमतौर पर लड़कियों की एजुकेशन पे इतना तवज्जो दी जाती है, लड़कों को तो दी जाती है। तो लड़के लड़कियां जो भी हों उसके एक ध्यान में रखें कि आपका कोई गोल सेट करें, और कोई आपकी कमी हो उस पर गिव अप ना करें कि यार मैं तो नहीं कर सकता, जिस दिन आपने सोचा मैं नहीं कर सकता आप कुछ ही कर सकेंगे। हमेशा एक रोल मॉडल बना लें कि फला शख्स को देख लें मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ, तो उसको रख के अपना ध्यान में रखें उनको, और आप कोई शिकन तो बन सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप दुनिया में देखें, आप जाए आपको बड़ी आपको सहूलत है इंटरनेट की, आप जाएँ गूगल सर्च करें कि कौन से लोग हैं जिनका आज पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, बिल गेट का नाम हमेशा करते हैं, सबको पता है कि अपनी वो जो उसकी जो एजुकेशन थी वो किस तरह हुई, वो नहीं कर पाए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज दुनिया में नाम है। अक्सर आप शाहरुख खान की पुरानी तस्वीरें कुछ अजब देखा था कि वो कोलकाता के रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल देखे वो बेचारा, उसकी अपनी कहता है कि मुझे खाने के लिए जब मैं बॉम्बे आया मुंबई आया तो खाने के लिए मिलता। आई थिंक तो वो अगर वो लोग अगर उसको गिव अप कर देते तो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं होता। तो ये बहुत सारी जिंदगी में से है, बहुत सारे आपके रोल मॉडल होंगे, तो हमेशा एक गोल सेट करें कि मुझे ये करना है, और आप करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। और मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख के जा रही हूँ। और बस मैं और क्या कहूँ, मुझे तो बड़ा था शौक कि आपसे किसी ना किसी तरह रब्ता करूँ, और आपको जो है मैं आपका इंटरव्यू दूँ। आई एम सो ग्लैड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू उमा, ऑलवेज वेलकम। और आपने बहुत वक्त अपना कीमती निकाला, और बहुत सारी चीज़ें आपने पुरानी यादें भी मेरी ताज़ा कर दी, क्योंकि आप जो इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं होती, पुराने अगर दोस्त मिल जाए तो यादें ताज़ा होती है। बल्कि मैं बताऊँ कुछ स्कूल के दोस्त आए बहुत पुराने, मैट्रिक के जो उससे पहले के, यहाँ तक मैं याद था कि हम स्कूल में कौन कौन से गाने गाया करते थे, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो आपने कुछ पुराने कहते हैं सांस छेड़ दी। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैसेंजर पे क्लोज कर दिया आदि, चलिए यूसुफ बोला, यूसुफ